चलो, आवाज़ आ रही है लास्ट में? क्लियर आ रही है? बताओ किस पेपर की आंसर राइटिंग कर रहे हैं? एथिक्स की। तो एथिक्स और जीएस में डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है। तो वो बात समझना कि अपन जब भी जीएस के आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो जीएस के आंसर राइटिंग में ना अपनी लैंग्वेज ना बहुत नॉर्मल होती है। मतलब अपन एकदम सामान्य भाषा लिख देते हैं, ना तो अपन कुछ भी फैंसी शब्दों का यूज करते हैं और ना ही अपन थोड़े से रिपोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जब भी अपन एथिक्स लिखना चालू करते हैं ना, तो एथिक्स में अपनी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, भारी। हाँ, मतलब सामान्य बोल चाल की भाषा से थोड़े से ऊपर चले जाते हैं एथिक्स को लिखने के टाइम पे। तो इसलिए एक नियम याद रख लो, एथिक्स में यदि अच्छे आंसर लिखना है तो उसका की एक ही हमारे पास, वो क्या है, एग्जाम्पल्स। तो जितने एग्जाम्पल लिखेंगे उतने ज़्यादा एथिक्स में नंबर मिल सकते हैं और तभी सामने वाले को कैच करना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ना कि एथिक्स के जो स्पेशली यूनिट 4 है वो कहीं ना कहीं पेपर 2 से लिंक हो जाती है। तो हमें पेपर 2 की जगह ना किसकी तरफ चलना है, थोड़ा सा पेपर 4 की तरफ। तो कैसे चले जाएंगे कि पेपर 2 में अपन बहुत ही सामान्य चीज़ें लिख देते हैं कि यही पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार क्या होता है, तो वहाँ अपन डायरेक्टली लिख देते हैं। बट यहाँ वहाँ पर अपन क्या लिख देंगे कि किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाना, ये करना वो करना, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भ्रष्टाचार का। बट एथिक्स में ऐसा नहीं होगा। एथिक्स में पैसे मांगने के क्या लिख देंगे, ऐसे कार्य जो अनैतिक होते हैं या जो अनइथिकल होते हैं, जो व्यक्ति के मानवीय मूल्यों के विरुद्ध होते हैं या मोरल वैल्यू के अगेंस्ट होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है किसमें, अपने स्पेशली एथिक्स में। और स्कोर उसी का अच्छा होता है एथिक्स में जिसकी लैंग्वेज क्या होती है, एकदम पॉलिश होती है। तो बस यही डिफरेंस है जो हमारे लिए किसमें बना के रखना है पूरे एथिक्स के पेपर में, कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेज हमारी अच्छी लेवल की होगी उतनी ज़्यादा हमारे नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और जितनी वो सामान्य लैंग्वेज होगी तो नंबर भी क्या होंगे, सामान्य। और एथिक्स क्या मैं बता रहा हूँ कि मतलब एवरेज मार्किंग एथिक्स की कितनी हो जाती है, एवरेज देखना 90-100 के बीच में खेल जाते हैं लोग। और जिसका भी थोड़ा एथिक्स अच्छा होता है बहुत आराम से 1 से 30 नंबर टच हो जाते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी वालों को एमपीपीएससी में फ़ायदा नहीं होता है, हाँ, वो उनको फ़ायदा एक ही जगह होता है। वो कहाँ पे होता है, एथिक्स में, कि वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पढ़ लेते हैं तो आराम से वो 20-25 नंबर अपन से आगे जाते हैं। और तुम कभी भी देख लेना कि मतलब तुम आपस में अभी आपस में बातचीत करके देख लो, जो कोई एक आध यूपीएससी के लिए पढ़ के बैठा है और तुम उससे बात करना, ज़मीन आसमान का अंतर होगा दोनों के एथिक्स के आंसर में। रीज़न क्या है कि वहाँ पे अपन बहुत डीपली पढ़ते हैं। यहाँ तो देखिए सबको पता होगा 20 पेज में तो एथिक्स खत्म हो जाता है अपना, करप्शन की यूनिट तो बिना पढ़ी खत्म हो जाती है। एक आध क्वेश्चन फिर वो आ गया, संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना लिखो 20 नंबर में, तो वैसे ही खत्म है वो। मतलब बेचारे उन पर ना बने 20 नंबर में लिखने लायक। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। डीएटी का पूरा नाम लिखिए। एक आध कोई था जिसको पता हो? चलो पता है, बताओ क्या है? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। चलो एक चीज़ बताएं। अब बेसिकली फुल फॉर्म तो इसने पूछा है तो इतना ही लिखना है कि 2 लाइनों में और लिखना है, कुछ 2 लाइन और लिखेंगे। तो इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो पहले अपन लिख दिया कि फुल फॉर्म डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। अब अपन सेकंड लाइन में लिखेंगे इसका कार्य। चलो तो पहला लिखते जाओ। अब थोड़ा सा अपन इसमें स्मार्ट वर्क करें कि मतलब मेरे हिसाब से इतना शायद सबको कॉमन सेंस है और सबको पता है कि जो भी अपने सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो जब भी हम क्वेश्चन नंबर काउंट करेंगे तो हमें समझ में आ चुका है कि किस यूनिट में आ चुकी, यूनिट नंबर 4। तो बात किसकी हो रही है, करप्शन की। तो अपन अब डीएटी और करप्शन को लिंक करेंगे। अब थोड़ा तुम ही सोचो कि अब मैं पहले तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि होता क्या है। क्या होता है, जब भी तुम किसी एक संस्था में कार्य करने जाते हो तो एक तरीका तो क्या होता है कि संस्था तुम्हारा इंटरव्यू ले ले। बट इंटरव्यू में ना बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। कोई स्मार्ट पर्सनालिटी का आदमी होगा ना तो आपको बेवकूफ़ बना के खेल जाएगा, स्पेशली प्राइवेट और आईटी सेक्टर्स में। तो ये लोग क्या करते हैं ना, उस आदमी का टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है, उसका एप्टीट्यूड का।
तो बेसिकली इसमें बहुत सारे तुम्हारे विजुअल टेस्ट होंगे, बहुत सारे वर्बल स्किल्स होंगे, बहुत सारे नॉर्मल वर्बल होंगे, बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिचुएशन होगी। उसके बेस पे क्या होता है, एक आदमी के दिमाग की ब्रेन मैपिंग हो जाती है कि इसका ये वाला पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट ऐसा है, और उसका एक जनरलाइज फिर स्कोरिंग होती है। तो उस स्कोर के वजह से पता चल जाता है कि आदमी कैसे काम करेगा। तो अभी जो मोस्टली टेस्ट यूज होता है कहाँ पे होता है, प्राइवेट कंपनीज, कंसल्टेंसी होती है, डिलॉइट्स वगैरह ये यूज करती हैं। और क्यों करती हैं, एम्प्लॉय का रिटेंशन चेक करने के लिए। सबको पता है आईटी में स्विच बहुत मारते हैं लोग, तो वो टेस्ट करते रहते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब कौन स्विच मार के जाने वाला है। तो जब भी उनके यहाँ पे वो इंक्रीमेंट होता है तो उसका इंक्रीमेंट अपने आप कम कर देते हैं, इसको जाना ही है तो सैलरी कम बढ़ाई जाए। अब अपन लोग करप्शन में इसका कैसे यूज कर सकते हैं कि बेसिकली इससे क्या होगा, हमारे लिए ना ऑफिसर के कोर एरियाज पता चल जाएंगे। अब कोर एरिया समझो तुम कि कोई आदमी यदि करप्शन को कर रहा है लेकिन उसके दिल में सहानुभूति बच्चों के लिए है, किसके लिए, बच्चों के लिए, तो यदि तुम उसके लिए खरीदी बिक्री में रखोगे तो भ्रष्टाचार के काम कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे। बट यदि तुमने बच्चों से संबंधित विभाग दे दिया है तो भ्रष्टाचार में की तरफ संलग्न होगा कि उन बच्चों की भावनाओं से संलग्न होगा। तो इसका फायदा अपन को इसमें मिल सकता है कि अपन जो वर्क का डिवीजन करेंगे ना वो उसके इसके एनालिसिस के बेसिस पे करेंगे कि कौन से उसके कोर एरियाज हैं। पहली चीज़ हो जाएगी। सेकंड चीज़ ना, हमें इससे व्यक्ति की मनोवृत्तियों के बारे में पता चल जाता है कि किसी आदमी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं कि एकदम वो साधु संतों जैसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब अभी वो लाइफ में एलिटेड मूड पे, मतलब खुशियों वाले समय पे हैं कि गम वाले में है, तो उसके बेस पर पता चल सकता है कि उस आदमी के जीवन में क्या चल रहा है। तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, वर्क प्लेस में जो कार्य क्षमता है इसको बढ़ा सकते हैं डीएटी के थ्रू। ठीक है। थर्ड चीज़, इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली हमारे कर्मचारियों के अंदर इस एक चीज़ की समस्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अपने आप उनकी कमियां क्या होती जाएंगी, वो दूर होती जाएंगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एक तो वर्क डिवीजन में, सेकंड चीज़ उनका मेंटल स्टेटस जानने में, और थर्ड चीज़ किस टाइप की ट्रेनिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है उनके लिए। मतलब इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये व्यक्तिगत हित के लिए देखता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा, उसकी प्रोफाइल बन जाएगी इससे। चलो सेकंड आ जाओ, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण। तो बताओ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के सबसे प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला कारण क्या लगता है तुम लोग को कि क्या होना चाहिए, बताओ। संस्कृताइजेशन और करप्शन, वो तो पूरी इंडिया बोल सकते हैं। यदि अपन एमपी के कंटेक्स्ट में बोले ना तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है अपने यहाँ ना, अवेयरनेस की कमी है। अपन लोग भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानते नहीं है अपने एमपी में। मतलब संस्कृताइजेशन उसका इफेक्ट है, बट कॉज क्या है, अवेयरनेस और अपने यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है एमपी में। ठीक है। सेकंड चीज़, अपने यहाँ पे इंडस्ट्री और इनोवेशंस बहुत कम होते हैं, तो लोगों को लगता है कम से कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना है, तो उसका रास्ता क्या हो जाएगा, करप्शन। फॉर एग्जाम्पल तुम यूएस की बात करो तो वहाँ पे लोग को यदि पैसा बनाना है ना तो वो करप्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्टार्टअप चालू करेगा। उसका पता है एक ब्रेक थ्रू चीज़ लेके आऊँगा, 2 साल में पैसा कमा के निकल जाऊँगा। बट अपने आप लोगों को क्या दिखता है कि कब बिजनेस होगा, कब चलेगा, क्या होगा, उससे बेहतर तरीका क्या है, भ्रष्टाचार। तो सेकंड, अपने यहाँ इंडस्ट्री इनोवेशन बहुत कम है। अगली चीज, मध्य प्रदेश में आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में देख लो तो लोगों को यही समझ में आता है अल्टीमेटली करप्शन ही वो चीज़ है जिससे हम सब इक्वल हो सकते हैं। और नेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस बहुत ज़्यादा है कि जब जो नीति निर्माण होता है ना वो समय की मांग के अनुसार नहीं होता है, कि समय चल रहा है किसी और चीज़ का, नीति निर्धारण हो रहा है उसके और समय के हिसाब से, तो उस वजह से क्या हो जाता है, रेड टेप बहुत हो जाता है, रेड टेपेज में एमपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इन वजह से अपने यहाँ पे करप्शन एमपी बना रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार या सीवीसी के अकॉर्डिंग करप्शन की डेफिनेशन क्या है।
चलो, तो सीबीसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे, अब मन से मत फेंकना। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं जो तुम्हें डेफिनेशन में लिखनी जरूरी है। पहली चीज़ तो सीबीसी जो बोलता है इसके लिए, उसमें सबसे पहली चीज़ आएगी अनएथिकल या अनैतिक। दूसरी चीज़ इसमें जरूरी है वो है इल्लीगल, गैर कानूनी। अनैतिक, गैर कानूनी, ठीक है। अब ये बोलता है करप्शन के अंदर रिश्वत मांगना, ब्राइबरी भी आ सकता है, ठीक है। अपनी शक्ति या पावर्स का मिसयूज करना भी आ सकता है। भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना या नेपोटिज्म भी आ सकता है। ठीक है, धोखाधड़ी या फ्रॉड भी आ सकते हैं। और इवन जो आपकी गोपनीय सूचना है उनको लीक करना या उनको सामान्य चर्चा में लाना, वो भी किसका पार्ट है? करप्शन का पार्ट है सीबीसी के अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि कोई ऑफिसर है और कोई गवर्नमेंट स्कीम आनी थी, उसने उसका पेपर पहले से मीडिया में लीक कर दिया, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? करप्शन का। तो बस इतनी डायमेंशन इसने कवर की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। भ्रष्ट चरित्र को परिभाषित कीजिए। चलो, जो भी डेफिनेशन लिखी है मेरे हिसाब से अच्छी लिखी होगी, ठीक है। नाम लिख लो, नोलन कमेटी। पहले तो नाम लिख लो, तुमने नहीं बोला, नोलन कम्युनिटी ने बोला है भ्रष्ट चरित्र, ठीक है। अब भ्रष्ट चरित्र कौन होता है? जो इमोरल एक्टिविटीज में लिंक हो, अनैतिक गतिविधियों में, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब ने भ्रष्टाचार नहीं बोला है, तब क्या बोला है? अनैतिक गतिविधियाँ। अब अनैतिक गतिविधियों में बहुत सारी तुम गतिविधियाँ लिख सकते हो, तो जो भी व्यक्ति इन चरित्रों को पाल रहा है वो क्या हो सकता है? ठीक है। चलो अपन बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तुम एग्जाम देने गए हो मेन सभी, और तुमने सामने वाले से किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया है, तो तुम भी किस में आ चुकी हो? हाँ, क्या लिखा है तुम्हारा? भ्रष्ट चरित्र या करप्ट कैरेक्टर में। सिंपल से एग्जाम्पल है, तुम ऑटो से उतरे थे, उसने बोला था कि 60 रुपये देने हैं और तुमने 50 का नोट पकड़ा दिया और तुम्हें लगा कि 10 रुपये भूल गया है, तो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भ्रष्ट चरित्र का। उसके अलावा और देख लो, तुम पानीपुरी वाले के यहाँ गए, भीड़ थी, तुम चुपके से निकल लिए, तो भी किसका एग्जाम्पल है? तो भ्रष्ट चरित्र ना बहुत ही बड़ा डायमेंशन है, और मेरे हिसाब से ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो आइडियली का ना हो, करप्ट कैरेक्टर का ना हो, मतलब किसी ना किसी सेंस में। तो अपन ऐसा नहीं, मतलब करप्ट तो थोड़े थोड़े हैं ही सब लोग, ठीक है। इवन यदि तुम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो और वहाँ पे कपड़े चेंज करके फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो और बाद में कपड़ा नहीं खरीद रहे हो तो वही किसका एग्जाम्पल हो चुका है? भ्रष्ट चरित्र का। तो चरित्र बचा के चलो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के कोई 3 मुख्य प्रावधान। अब यहाँ पे देखो, सॉरी इसने मुख्य नहीं लिखा है, इसने बस 3 प्रावधान लिखे हैं। तो अपन कोई भी 3 लिखेंगे कि कोई मुख्य लिखेंगे? मुख्य लिखेंगे। तो बताओ पहला तुम्हारे हिसाब से पहला प्रावधान क्या हो सकता है, जो तुम्हें लगता है सबसे जरूरी है इसका एक प्रावधान? बताओ। तो भ्रष्टाचार को क्या करता है परिभाषित? पहला तो ये हो गया प्रावधान। सेकंड चीज बताओ, इसके अनुसार रिश्वत लेना अकेला कानूनन अपराध है कि देना भी? सेकंड तुम्हारा दूसरा लिख दो कि चाहे आप ब्राइबरी एक्सेप्ट करो या ब्राइबरी आप दो, दोनों ही क्या है? आपके क्रिमिनल मिसकंडक्ट हैं। लिखा। अगली चीज जो इसमें बहुत ज्यादा काम की है कि इसमें किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है यदि उसने भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाई है। किसी भी आदमी ने यदि भ्रष्टाचार के माध्यम से संपत्तियों को बनाया है तो उसको अटैच किया जा सकता है। लिख लिया? चलो अगला और लिखना चाहो तो विटनेस प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि ये बोलता है जिस भी आदमी ने गोपनीय जानकारी दी है भ्रष्टाचार से संबंधित, उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी, या जो भी मुखबिर या विसिल ब्लोअर होते हैं तो उनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आनी जाएगी। और बाकी तो और बहुत सारे प्रोविजन है, लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारत के 3 मुख्य विसिल ब्लोअर्स के नाम या मुखबिरों के नाम।
तो बताओ स्कैम 1992 देखा है, पत्रकार का नाम याद आ रहा है, कौन सी थी? सुचेता दलाल, सुचिता नहीं, लिख लो सुचेता दलाल, सुचेता, कृपलानी मत लिख देना, सुचेता कृपलानी इमोशनल होगा मेंथ में, ठीक है। अब नाम लिखो और साथ में लिख दो, लिख लो इसमें हर्षद मेहता स्कैम। चलो सेकंड लिख लो सत्येंद्र दुबे, इनके बारे में शायद कि 2-4 ने पढ़ी होगा, NHAI के थे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इन्होंने स्कैम निकाला था बिहार में, बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो लिख सकते हैं इनमें NHAI स्कैम। चलो एक नरेंद्र सिंह याद आ रहे हैं, MP में IPS थे, जिन्होंने सैंड माफिया के अगेंस्ट बहुत काम किया था, अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो गई थी, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, किसी को याद होगा मुरैना में थे, ठीक है, SDOP थे वो, लिख लो ये IPS थे नरेंद्र सिंह। एक तो मूवी देखी होगी किसी ने, मंजूनाथ आई थी एक, IOCL के ऑफिसर थे जो पेट्रोलियम में जो अपने मिक्सिंग करते थे, उनके बारे में बनाई थी, जिंदा जला दिया था पेट्रोल पंप पे, देखना मंजूनाथ करके मूवी भी आ चुकी है इनकी लाइफ पे, तो मंजूनाथ। तो इन्होंने पेट्रोल डीजल में जो ये मिक्सिंग होती है या एडल्ट्रेशन होता है मिलावट, उसके अगेंस्ट किया था इन्होंने, ठीक है। MP का लिखना चाहो तो बताइए डॉक्टर आनंद राय व्यापम, बट मैं पर्सनली कहूँगा अवॉइड कर देना यार, मतलब मत लिखना यार, मतलब ठीक है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर हो जाता है, चेक करने वाले का भाई भतीजा कोई रहा हो व्यापम में, डॉक्टर बनाओ, वो गए बहुत होशियार चल रहा है ये, ठीक है। और अभी एक फेमस हैं, लिख लो संजीव चतुर्वेदी, ये बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, इन्होंने एम्स स्कैम और बहुत सारे स्कैम निकाले हैं, जो भी तुमने हरियाणा में सुना होगा कि तुम्हारा ये भूपेंद्र हुड्डा वगैरह के टाइम पे जो स्कैम आई थी, जीजा जी वाले, रॉबर्ट वाड्रा वाले, सब इन्हीं के टाइम के हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने में कार्यरत विभागों के नाम लिखिए। तो कितने विभाग है टोटल, पहले तुम लोग बताते जाओ। एक तो सबको पता ही होगा, लोकपाल और लोकायुक्त। चलो सेकंड कौन सा हो सकता है? राज्य सूचना आयोग। चलो दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा? मध्य प्रदेश विजिलेंस कमीशन। चलो राज्य सतर्कता आयोग। कुछ नाम सुना है? ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक, लिख लो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लिख लिया। चलो एक आध किसी का नाम और याद आ रहा है? मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार को रोकने में काम करती है एजेंसी, बहुत ही पॉपुलर है। थोड़ा सा ध्यान रख, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ याद आ पा रहा है? चलो जिसका एग्जाम तुम लोग भी दे रहे हो, आयोग की भूमिका है नहीं भ्रष्टाचार रोकने में? आयोग की, हाँ, इंक्वायरी जो होती है ना बाद में तुम्हारे लिए नौकरी से हटाने के पहले, आर्टिकल 311 याद आ गया है? तो लिख सकते हो इनडायरेक्टली कि जो तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की ट्रांसपेरेंसी को कौन एंश्योर करता है? MPPSC। सिमिलर बेसिस में पता होगा जब प्रमोशन होता है या किसी को IAS अवार्ड या IPS अवार्ड मिलता है तो एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनती है DPC, वो भी कौन बनाती है? आयोग बनाता है, जो तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड चेक करता है। तो अपन अधिकारियों के क्षेत्र में लिख सकते हो कि प्रशासनिक अधिकारियों में MPPSC। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स या विश्व शासन संकेतक क्या है? तो अब इसको अपन डिफाइन करने के पहले क्या कर देते हैं कि जारीकर्ता। तो जारीकर्ता कौन है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक समूह। चलो सेकंड चीज, इसमें टोटल सूचकांक या इंडिकेटर कितने होते हैं? 6।
ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वांटिटेटिव टूल्स है, ना कि क्वालिटेटिव। क्या बोलेंगे इसमें? गुणात्मक नहीं, संख्यात्मक या मात्रात्मक टूल हो गया एक चीज। अगली चीज जो काम की इसमें है, ठीक है। अब इसमें जो डेटा लिया जाता है उसमें मल्टीपल सोर्स होते हैं, एक एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है उसमें, लिख लो। फिर सर्वे होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञों की राय, फिर सर्वे, और साथ में खुद के इनके असेसमेंट फ्रेमवर्क। इन सभी के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि किस कंट्री की रैंक क्या होगी, या किस कंट्री कितना ज़्यादा उसकी वर्किंग एकदम फ्लेक्सिबल चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पर्सनल करप्शन वेव्स द वे फॉर नेशनल वाइड करप्शन। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करता है। लिखा। चलो, यदि चालू करना चाहो तो इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल से चालू कर सकते हो, इंदिरा गांधी के कोट से इसको डिफाइन करने में। तो इंदिरा गांधी ने बोला था भ्रष्टाचार ग्रीस की भांति कार्य करता है जो प्रशासन के पहिए को कुशलता से बढ़ा देता है। हाँ, उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार वो ग्रीस होता है, ग्रीस सबको पता है, गाड़ियों में बीरेंग को फास्ट करने के लिए डालते हैं। उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार वो ग्रीस है जो शासन के पहिए को तेजी से आगे बढ़ा देता है। बताओ अब कैसा लिखना चालू किया तुम लोगों ने? थोड़ा तुम लोग बताते जाओ किस टाइप से चालू किया लिखना। अब एथिक्स से लिंक करना है। बताओ, तो जो पर्सनल करप्शन होता है वो इंसान के अंदर क्या खत्म कर देता है? नैतिक मूल्य। ठीक है, चलो एक नैतिक मूल्य खत्म कर दिया। अब नैतिक मूल्य खत्म होते जाते हैं तो हमारे अंदर लोगों के प्रति क्या खत्म होती जाती है? कंपैशन या समानुभूति। ठीक है, फिर हम लोगों का दुख दर्द समझ नहीं पाते हैं। अगली चीज़ दिखानी है यहाँ पे, जब हम लोगों का दुख दर्द समझना भूल जाते हैं तो हम सब किसके लिए काम करते हैं? व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और जब हर आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करेगा तो अल्टीमेटली किसका हित खत्म हो जाएगा? राष्ट्र का। फिर जो नीति निर्धारण होगी तो वो राष्ट्र के हित के लिए काम के लिए होंगी, किसी व्यक्तिगत हित के लिए? व्यक्तिगत हित के लिए। इस टाइप से लिंक करना, और गलती से भी इंडिया का एग्जाम्पल मत डालना। एग्जाम्पल डाल देना किसका? लीबिया का। गद्दाफी लिख सकते हो, लीबिया में जनरल गद्दाफी। हाँ, इंडिया में बिल्कुल नहीं लिखना, अपने यहाँ सब बढ़िया एकदम, कोई करप्शन वरप्शन जैसी चीज़ ही नहीं है। वो तो फालतू में लिख गया था अर्थशास्त्र में कि इतने प्रकार के भ्रष्टाचार, ये वो दुनिया जहान की चीज़ें। लिखा। चलो अब उसको अपन एक्सप्लेन कैसे कर देंगे एग्जाम्पल में कि जो भाई साहब थे गद्दाफी, ठीक है, तो ये करप्शन के थ्रू पैसा देके कहाँ पे भर्ती हुए थे? आर्मी में। ठीक है, ये आर्मी भर्ती पैसा देके हुए थे। तो अल्टीमेटली इनकी लाइफ का उद्देश्य क्या था? भरपूर पैसा कमाना है। और फ्यूचर में जैसे जैसे पावर सिमेट्री में आगे बढ़ते गए, इन्होंने अल्टीमेटली लीबिया की पूरी पॉलिसी कैसे कर दी जिससे पूरा बेनिफिट किसके हो? इनके पास में है, ना कि आम जनता का भला हो। तो तुम एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको दिखा सकते हो। किसी को याद है 2011-2012 की बात है, यूएस ने अटैक कर दिया था लीबिया पे, जब इसी बोल के गद्दाफी की मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है, फिर इनको फांसी दे दी गई थी। फिर बाद में 16-17 गद्दाफी बाहर आ गए थे एक जैसे मुंह के। किसी को याद आ रहा है? चलो इंडिया मत लिखना बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रष्टाचार नियंत्रण में विसिल ब्लोअर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से एक लाइन में दे सकते हो, और वो क्या दे सकते हो यहाँ पे तुम,
कि विसिल ब्लोअर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे देना ताकि थोड़ा सामने वाले को समझ में आ जाए कि तुम बाकी में बात क्या करना चाह रहे हो। अब बताओ, तो विसिल ब्लोअर की भूमिका, सबसे पहली भूमिका क्या होगी, क्या लगता है सबसे पहली भूमिका क्या हो सकती है? विसिल ब्लोअर क्या करते हैं, पहला उनका मेन काम क्या रहता है? गोपनीय जानकारी को या भ्रष्टाचार की जानकारी को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। तो पहला तो ये हो जाता है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर देते हैं। सेकंड चीज है कि विसिल ब्लोअर जब भी जानकारी उजागर करते हैं तो वो सिर्फ जानकारी उजागर नहीं करते हैं, उसके साथ बहुत सारे सबूत भी जुटाते हैं, पता होगा। तो अपने आप कानूनन प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं कि जो सबूत वगैरह सब देते हैं ना, तो अपने आप कानून प्रक्रिया इनके साथ में आगे बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर आनंद राय की बात करें तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि व्यापक में भ्रष्टाचार हुआ है, उन्होंने लगभग 1300 बच्चों का डेटा दिया था कि आप इनकी 12th के परसेंटेज देखो, इनकी पीईटी की रैंक दे दो, फिर इनकी कॉलेज की परफॉर्मेंस देखो, कोई को लिंक ही नहीं हो रहा है। तुम सोचो कोई आदमी के 12th में हो रहा है 60%, वो पीएमटी में आके रैंक मार रहे हैं 22वीं 23वीं, और उसकी एमबीबीएस कंप्लीट हो रही है 9 साल में, किसी लोग की कंप्लीट हुई है 11 साल में। तो एक कोरिलेशन कहाँ बैठ रहा है किसी आदमी का? तो उसने ऐसे 1300 बच्चों के नाम दिए थे लिख के, अभी तक जिस पर इंक्वायरी चलती जा रही है। चलो अगली चीज कि ये डिटरेंस या भय के माहौल को बढ़ावा देते हैं। डिटरेंस या भय के माहौल को बढ़ावा देते हैं। अब डिटरेंस या भय समझना बेसिकली क्या है कि जो भी विसिल ब्लोअर होते हैं वो सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं, ना कि बाहर के लोग। तो अब क्या होगा, तुमने कोई गलत काम किया है तो तुम्हें क्या लगेगा, यार कहीं कोई नीचे वाली कभी इस फाइल को बाहर ना कर दे, या कोई मेरे ऊपर वाली की इस फाइल को बाहर ना कर दे, तो अपने आप हमेशा डर बना रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम कोई गलत एक्शन ले नहीं पाओगे। तो डिटरेंस को बढ़ावा देते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, अगली चीज ये ना समाज में परिवर्तन लेके आते हैं, कल्चरल चेंज लेके आते हैं। जो लोगों को बोलते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने की जगह उसको उजागर करने वाला बनना चाहिए। ठीक है, अगली चीज अन्य व्यक्तियों को मोटिवेट करते हैं। लिखा। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट जैसी चीज़ों को या असेसमेंट को बढ़ावा देते हैं। इंटरनल ऑडिट और असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, शायद कुछ राजस्थान के एक ऑफिसर थे, उन्हीं ने मनरेगा में बहुत सारा करप्शन एक्सपोज किया था। उसी के बाद से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था राजस्थान में कि यहाँ पे जो भी मनरेगा का काम होंगे उन सबके क्या होंगे, सोशल ऑडिट होगी। थोड़ा गूगल पर सर्च करना, कोई वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी। रिंकू विंकू ऐसा कुछ नाम था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, गूगल पर सर्च करना मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोटेशन लिख लो। सुभाष अग्रवाल, इनको बोलते हैं आईटीआई मैन ऑफ इंडिया। ये भाई साहब लगभग 1,30,000 आईटीआई लगा चुके हैं आज तक। ठीक है, तो इनने ऐसा, इनका कोटेशन ये है कि आईटीआई ने ना भारत में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ला दिया है, या आईटीआई की वजह से भारत में जानकारी की क्रांति आ चुकी है। सुभाष अग्रवाल। ठीक है, चलो अब बताओ पारदर्शिता को कैसे बढ़ावा दिया है, तुम लोग बताते जाओ। पहले कैसे बढ़ावा दिया, कुछ तो लिखा होगा। ठीक है, ओएसए, इन्होंने ओएसए को बहुत कम कर दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, कि अधिकतर जानकारी क्या बोली है कि देनी चाहिए, बस
जो तुम्हारी बहुत ही ज़रूरी जानकारी है बस उनको नहीं दे सकते हो। चलो एक चीज़ ये हो गई। अगली चीज़ 30 डेज़ वाला प्रोविज़न हो गया, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग में तुम्हारा 48 आवर्स है, वो प्रोविज़न दे दिया। चलो और क्या हुआ, क्या क्या भ्रामक, हाँ भ्रामक सूचना अपूर्व और तुम यदि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है। अगली चीज़ न्यूनतम शुल्क पर सूचना की प्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ सूचना का प्रदान, मतलब जो भी PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको सूचना देना बाध्यकारी है, वरना उस पर भी किसका है, जुर्माने का प्रावधान है। लिखा। अगली चीज, डिपार्टमेंट खुद ही अपनी डिस्क्लोजर रिपोर्ट ना ऑनलाइन डालते हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए ना टाइम पीरियड फिक्स है कि ये जानकारी आपको इतने दिन बाद नेट पर डाल देना है। जैसे अपन बहुत ही सिंपल एग्जांपल लें, अपने MP गवर्नमेंट में जिसके लिए इसको लास्ट ईयर अवार्ड भी मिला है, तो तुमने सुना होगा कि जब भी अपन घर बनाते हैं तो नक्शे पास होते हैं, सबने सुना होगा। फिर जो नक्शे पास होते हैं तो पहले वो बहुत गोपनीय दस्तावेज माना जाता था, ये मानते थे कि जिसका घर है वो उसके अधिकार है, कि दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। बट MP गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यदि आपने अपना घर बनाया है और आपने खिड़की दरवाजे बना दिए हैं तो पड़ोसी के घर की उससे गोपनीयता भंग हो सकती है, कि भाई पड़ोसी का भी घर है तो पड़ोसी आपके घर का नक्शा देख सकता है कि नहीं देख सकता है, था पहले नहीं देख सकता था। अब लेकिन आज की हालत में क्या है, जब भी कोई आदमी नक्शा पास कराने के लिए फाइल ऑनलाइन पोर्टल पे लगाता है तो जैसी उसकी फाइल पोर्टल पे आएगी, फिर उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया सिटीजन पोर्टल करके, तो कोई भी आदमी उस फाइल को देख सकता है। तुमने से इंदौर में देखा होगा 2-4 भी मॉल वॉल टूट गए थे बनने के आसपास, तो ये नगर निगम वालों ने नहीं तोड़वाए हैं, आस पड़ोस वालों ने तोड़वा दिया कि उन्होंने भैया कंप्लेंट कर दी कि सर आपने जो ड्राइंग की परमिशन दी है उसके अकॉर्डिंग आगे 12 मीटर जगह छूटनी चाहिए, जबकि इनने कितनी छोड़ी है, सिर्फ 8 मीटर। तो कहीं ना कहीं हमारे घर के आसपास हवा पानी में आने में दिक्कत होगी ना। तो ये चीज़ अब किसको बढ़ा रही है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रही है। तो ये क्या है कि डिपार्टमेंट ने खुद की अपनी प्रोसीजर बना ली है कि जो भी हम दस्तावेज करेंगे अपने आप ऑनलाइन आ जाएगा। सेकंड चीज़, जैसे अपन एग्जांपल देखें कि पहले हमारे यहाँ पर जो टेंडर डॉक्यूमेंट होते थे तो बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट माने जाते थे कि आप क्या करोगे, टेंडर के फाइल जाके ऑफिस से खरीदोगे, फिर उसको भरोगे, फिर सीलबंद लिफाफे में जमा करोगे। अब क्या हो चुका है कि टेंडर के डॉक्यूमेंट कहाँ पे आते हैं, MP ऑनलाइन पे आते हैं, आप उस पर जाओ, टेंडर भरो और सबमिट कर दो। तो ये सब किसको बढ़ावा देना है, अपना ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज लिख सकते हो जो अभी तक अपन कोई भी डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो इसने क्या किया है कि जो भी समाज के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या जो भी हमारे वंचित वर्ग हैं उनको उन तक जानकारी पहुंचा दी है, या उनकी जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा दे दिया है वंचित वर्गों के लिए। सबको पता होगा, यदि किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, पोस्ट ऑफिस जाओ, 5 रुपये का पोस्ट कार्ड लो, उस पर अपना नाम पता लिख दो और जानकारी लिख दो, अपने आप आ जाती है। मतलब सोचो MP में इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। अपन MP के स्पेसिफिकली बात करें ना तो लोग मनरेगा पेमेंट की जानकारी ले लेते हैं कि वो अपना पोस्ट कार्ड जाएंगे, भरेंगे और उसमें लिख देंगे कि मनरेगा पेमेंट की जानकारी दो, और लोगों को वो तक मिल जाती है अगले 15 दिन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्यों? चलो इंट्रोडक्शन के लिए हिंट दे रहा हूँ, कौटिल्य से चालू कर सकते हैं। बताओ कौन सा कोटेशन लिख सकते हो? 2 कोटेशन है। एक तो जल में डूबी हुई मछली है, मतलब मछली वैसे जल में डूबी रहती है, वो पानी कब पी ले आप पता नहीं कर सकते हो। सेम शहद वाला याद होगा। तो इन 2 चीज़ से तुम आंसर को चालू कर सकते थे। यदि अपन इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से, मैंने जो प्रिपेयर किया है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर किया है। ग्लोबल क्या ही करना, पहले अपने आप को सुरक्षित करो, फिर देश को सुरक्षित करेंगे। बताओ तो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त क्यों नहीं किया सकता तुम लोग के हिसाब से? सबसे पहले रीजन क्या होगा? अब यहाँ पर शशांक वाला पॉइंट काम में आएगा सबसे पहले। तो भ्रष्टाचार अपने लिए कोई बड़ी चीज़ है कि अपनी दैनिक जीवन का पार्ट हो चुका है?
हम सोशलाइज कर चुके हैं उसको, या संस्कृताइज कर चुके हैं करप्शन को इंडिया में, रहे या हमारे लिए वो कल्चरल नॉर्म्स बन चुका है कि बेसिकली हम ये नहीं मानते कि रिश्वत मांगना गलत है, हमें ऐसा लगता है वो अधिकार है। सबको ये लगता है कि वो जॉब में जाओगे तो पहले दिन इतने रुपये लेंगे, ठीक है, तो अपन ही बोलते ना यार कि देखो पुलिस वाला देख लो, ये देख लो, वो देख लो, इतने रुपये ले रहा है, तो अपन उसको अधिकार मानने लगे एक तरह से, ना कि उसको अपन एक गलत तरीका मानते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने आप ही हो चुकी है। चलो सेकंड प्रॉब्लम क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, या अपन इसको और ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोले ना तो अपने यहाँ पे क्या हो चुका है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, कि जो भी हमारे यहाँ प्रशासनिक तंत्र है उसका राजनीतिकरण हो चुका है। ठीक है, अगली चीज हमारे यहाँ पे मीडिया का सहानुभूतिपूर्ण रवैया, या मीडिया की सिंपैथी बहुत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देखो कि अपने आप कोई भी आदमी एक बहुत अच्छा इनोवेटिव काम करता है, उसके बारे में पेपर में कभी न्यूज़ लिखी नहीं आएगी। तुम ही देख लो कि एमपी में 2-3 लाख पटवारी, मतलब जितने ही पटवारी हैं अपने यहाँ 30-35 हज़ार पटवारी, तुम्हें किसी पटवारी का पेपर में खबर नहीं आएगी उस आदमी ने अच्छा काम किया है, या किसी ने मनरेगा में काम कर दिया, किसी ने पेड़ लगवा दिए, किसी ने गरीबों को खाना बांटा। लेकिन जब भी पेपर में आएगा एक पटवारी के यहाँ छापा पड़ा और निकली 3 करोड़ की संपत्ति, तो अगले 5 दिन वो हीरो होगा, हर पेज पर लिखा होगा कि इतनी गाड़ियाँ निकली हैं, घर में इतना कैश निकला है, एक फार्म हाउस था उसमें 200 कुत्ते थे, 100 गायें थी, और अगले 10 दिन तक वो मेन स्ट्रीम में खबर बनी रहेगी। तो कहीं ना हमें वो चीज़ ना अपने आप से मोटिवेट करती है यार, कि जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। मतलब हम उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पेपर में ये नहीं आता कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई, घर पूरा गिरा दिया गया, उसकी नौकरी चली गई, उसको जेल हो गई। हमेशा आता क्या है, कितनी संपत्ति निकली। फिर पेपर में क्या आता है कि उसका चालानी पेश नहीं हुआ 4 साल से। ये सब खबरें पढ़ते हैं ना, तो हमें ना ये सब नेगेटिवली मोटिवेट करती हैं कि करते जाओ, कुछ नहीं होना है। चलो अगली कमी क्या है अपने यहाँ, कि हमारे यहाँ पे जो भी निवारण तंत्र है यानी निरोधक तंत्र है वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, चलो अगली चीज़ कि जो हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार तंत्र है वो ऑर्गेनिक हो चुका है। ऑर्गेनिक मतलब वो एक भ्रष्टाचार एक जीवित तंत्र का उदाहरण है। मतलब आप इंडिया में छोटे से लेके बड़े लेवल तक कहीं भी चले जाओ, हर जगह वो सब जगह लोग उलझे हुए हैं उसमें। तो आप एक ब्रांच को काटोगे तो दूसरी अपने आप कटने वाली नहीं है, वो नीचे फिर नई ब्रांच को लाके खड़ी कर देगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगली चीज हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जब इनको सजाएं होनी चाहिए तो बहुत कम सजाएं होती हैं, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। सिर्फ इंडिया में यदि 100 लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो सिर्फ 2.3% ही अल्टीमेटली कन्विक्ट होते हैं बाद में। 2.3% लोगों को वास्तविक रूप से सजा मिलती है, बाकी लोग या तो सबूतों के अभाव में मुकर जाते हैं या फिर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। और सबसे लास्ट में लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे इच्छा शक्ति का अभाव है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। हम उसको ख़त्म करना चाहते ही नहीं हैं। और उसके प्राइम एग्जाम्पल अपन सभी हैं। बताओ, ट्रेन में जा रहे हो और तुम्हारे पास टिकट है जर्नल का और बैठ गए हो स्लीपर में, टीसी आया है, उसने बोला है कि पेनाल्टी लगनी है 500 रुपये, डिफरेंस लगना है 400 रुपये और ए मिला के लगने हैं 1200 रुपये। तो तुम 1200 रुपये दे रहे होगे कि अंकल की जेब में 500 रुपये दे रहे होगे? अब इसलिए बात है 500 रुपये दे रहे होगे, मतलब कोई नहीं 1200 रुपये देने वाला। मतलब ऐसा ऑनलाइन जा रहा है तो बताऊँ कि नहीं बताऊँ? चलो बता देते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ यार, एक दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं इंदौर से सागर गया और मैं बिना टिकट जाके AC2 में जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि AC2 जो जाती है रीवा वाली वो खाली रहती है, ठीक है। टीसी एक दो बार आया, पहली बार आया अंकल एकदम ऐसे इमोशनल मारे, ऐसा वैसा सब बातें होंगी, तो उन्होंने सब बोला कितना पेनल्टी, तो उन्होंने पेनल्टी बताई 1800 रुपये के आसपास, ठीक है।
मैं आराम से एकदम सुनता रहा, एकदम ईयरफोन लगा के लेटा रहा। फिर अंकल भी समझ गया 11 बज गया यार, अब ईमान ही नहीं रहा है। वो कहते बाहर आओ, मैं बाहर गया। बोले बताओ क्या है, पेनल्टी बनानी पड़ेगी। मैंने अंकल बताओ फ़ायदा किसको होना उसमें? बोले कि देश को। मैंने तो ऐसी बातें मत करो, सही से बताओ किसको होना है। तो बोले किसी को नहीं। बोले कितने दोगे? मैंने कहा आप बताओ। बोले 1500। तो मैंने कहा आपको क्या लग रहा है मैं 300 रुपये बचाने के लिए बैठा हूँ? बोले तुम कितने दोगे? मैंने कहा मैं 500 दूंगा। तो फिर हम दोनों की गाड़ी खिंचती रही। अल्टीमेटली कितने रुपये लिए उनने? 800 रुपये। और यदि मैं टिकट करा के जाता, टिकट कितने रुपये का होता? 1200 रुपये का। सोचा मैं AC2 में 800 में पहुँच गया। अब मुझे मोटिवेशन मिल गया। फिर मैं 2 बार और होके आ गया। एक बार 1000 में मान लेते हैं, मतलब वो 1000 में मान जाते हैं। मतलब सोचो अल्टीमेटली फिर भी 200 रुपये का फ़ायदा है। तो अब अपने लिए गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। हमें क्या लग रहा है? सिस्टम का पार्ट है। लेकिन यही सोचो गलती से कि यदि उसी में कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग आ जाती है और फिर वो जेल ले जाने लगते हैं या 5000 की पेनल्टी लगाते हैं, तो फिर मेरे अंदर का अधिक जाग जाता कि आखिर देश में ये क्या चल रहा है। या इनके ऐसा होता कि मेरी वेटिंग टिकट होती है और मेरी टिकट कंफर्म ना करके वो किसी दूसरे को भेज देते हैं। फिर मुझे लगता है यार ये बताओ इस देश में कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि मैंने टिकट भी बुक करी थी 1200 रुपये की और मैं ऐसा बैठा हूँ और देखो किसी का इतना पैसा लेके सब कर दिया है। तो प्रॉब्लम अपने इंडिया में क्या हो चुकी है ना, हम करप्शन को करप्शन तब मानते हैं जब हमें उससे समस्या होती है। अदरवाइज हमारे लिए क्या होता है? एकदम बढ़िया चीज़ होती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु जापानी समाज मॉडल की चर्चा कीजिए। तो एक आध किसी को पता है कि जापानी समाज मॉडल क्या है? चलो, तो विश्व में जो भ्रष्टाचार रोकने वाला सर्वव्यापी मॉडल है वो कहाँ पे है? जापान में। पहली चीज तो इंट्रोडक्शन में लिख देना। अगली चीज, अब जापानी जो मॉडल है ना, ये सिर्फ कानूनी मॉडल नहीं है, ये उसके साथ साथ किसको लेके चलता है? स्कूली शिक्षा को, पारिवारिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को और धार्मिक मूल्यों को। वो इवन धर्म से भी लिंक कर देते हैं लोगों के। तो कानूनी मूल्य भी हैं, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, शिक्षा, परिवार, सब इसमें सम्मिलित हैं। अब सबसे पहले इन्होंने किया है कि बहुत ज़्यादा मजबूत इनके यहाँ लीगल तंत्र हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल मैकेनिज्म इनके करप्शन वाली। यदि पकड़े गए तो समझो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अलग कन्फिस्टिकेट हो जाएगी। पहली चीज तो इनके यहाँ ये है। चलो, सेकंड चीज, इनके यहाँ ना इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो अपने आप ना सैंपल ट्रायल चेक करती रहती हैं कि करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने जैसे नहीं कि कोई कंप्लेंट करने जाए, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली बेस पे जाके चेक करते रहते हैं। जैसे हमने सुना होगा अपने भारत में पहले जब राजा हुआ करते थे कि राजा वेश बदल के जाते थे रोडों पे, पता करते थे, तो सेम जापान में वो इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं जो अपने आप रैंडमली चेक करती रहती हैं। सेकंड चीज, जापान में 100% ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं सब पब्लिक डोमेन में होती हैं। अगली चीज लिखना अपने लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है लेकिन लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ मेरिट बेस्ड पे होते हैं, इनके यहाँ और किसी भी टाइप का सिस्टम नहीं है। तो ये बोलते हैं बेस्ट आदमी चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया में तुम आर्मी की बात करो तो पता होगा आर्मी में किसी भी टाइप का सिस्टम नहीं है, किसी के लिए भी अफर्मेटिव एक्शंस नहीं है, सबके लिए क्या है? इक्वल है। तो आर्मी मेरिटोक्रेसी पे बात करती है, तो सेम पूरा जापान का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ही काम करता है। अगली चीज लिख लो। अब जापान में बेसिकली बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां सुनाई नहीं जाती हैं, उनको उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई जाती है। तो बचपन से ही ना उनको कल्चरल वैल्यू बहुत दी जाती है। जैसे अपने यहाँ देख लो, पंचतंत्र की कहानी सुनते हैं फिर बाद में दूसरे की पेंसिल मार देते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि उसने शिक्षा ली है किताब में तो दूसरे की पेंसिल नहीं मारेगा, ठीक है। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल मॉडल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेंगे कि स्कूल में उन्होंने एक समझो कि मैं क्लास में करूँ कि एक 100 रुपये का नोट छोड़ के चला जाऊँ टेबल पे, CCTV लगा ही हुआ है, अब मैं देखूंगा कौन उठा के लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, 100 रुपये का नोट रखा हुआ है, जैसे वहाँ पे कहाँ जमा करना है? ऑफिस में। जिसने भी ऑफिस में जमा किया तो उसको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगी। और एक आध जो चुपके से लेकर भागा उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। तो अपने ऐसा कुछ होते नहीं स्कूल में, आज तक नहीं हुआ। 2-4 तो एक्सपर्ट ही दिख रहे हैं, एकदम स्माइली बता रही है उन्होंने कितनों की पेंसिलें चोरी की हैं। चलो नेक्स्ट लिख लो।
जापान में विसिल ब्लोअर्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन है और साथ साथ में मॉनिटरी बेनिफिट्स भी हैं। जितनी भी आपने प्रॉपर्टी पकड़ाई है उसका कुछ % पार्ट आपको मिलेगा। तो यदि इंडिया में चालू हो जाए ना, तो मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब मैं ही सबसे पहले फुल टाइम यही चालू कर दूँ। तो जब अपने ऐसा हो जाए, मतलब बाकी में सरकार ऐसा बोल दे कि तुमने जिसकी प्रॉपर्टी पकड़ाई उसका 20% तुम्हारा, जितनी भी पकड़ाई। मैं कह रहा हूँ देखना आधी क्लास खाली हो जाए, सब निकल लें आसपास जानकारी जुटाने में। चलो नेक्स्ट लिख लो। मॉनिटरी बेनिफिट उनके यहाँ पे ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आदमी भ्रष्टाचार करने वाला है और उस पर शिकायत बैठी, सही पकड़ा गया, जैसे 100 रुपये के दी उसकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है जो आय से अधिक स्रोतों से थी, तो जिसने इन्फॉर्मेशन दी है तो 10-20 रुपये की प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी एज ए इंसेंटिव के फॉर्म में कि तुमने बताया इनके 50 प्लॉट हैं तो 5 प्लॉट आज से तुम्हारे। बस चलो लास्ट लिख लो कि मीडिया का बहुत एक्टिव रोल है। मीडिया से पॉजिटिव न्यूज दिखाता है, मतलब वो ये नहीं छापेंगे कि इस आदमी ने ये किया भ्रष्टाचार वाले की 4 पेज, वो किसके छापेंगे जिसने अच्छा काम किया है। ठीक है, और सबसे लास्ट में लिख दो वहां पे रिस्पेक्ट ऑफ हार्ड वर्क है, ना कि रिस्पेक्ट ऑफ मनी है उनकी सोसाइटी में, कि वो लोग व्यक्ति के कार्यों को महत्व देते हैं या सम्मान देते हैं, ना कि उसके पैसों को। सिंपल एग्जांपल अपने यहाँ देख लो कि कोई एक आदमी सिलेक्ट होता है जॉब में, 5 साल बाद बड़ा सा बंगला बना देता है, तो अपन लोग उसको देख के थूकते नहीं है कि बताओ यार कितना भ्रष्ट आदमी है, बताओ इतना बड़ा घर बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकल पॉसिबल, 40,000 रुपये सैलरी थी, इतना बड़ा घर बनाया कैसे। अपन लोग क्या बोलते हैं, देखो भाई का जलवा है यार, नौकरी हो तो ऐसी हो, राजाओं जैसी नौकरी है, 5 साल में बंगला खींच दिया, अब जो 30 साल और बाकी हैं, 30 साल में तो कोठियाँ बन जाएंगी। मतलब तो अपन लोग सभी देख लो यार कि अपन को पता चलता है किसी आदमी ने 5 साल की नौकरी बंगला बनाया है, तो आइडियली उसका उनको नफरत होनी चाहिए। मतलब वही कह रहे हैं ना कि संस्कृताइजेशन बहुत डीप रूटेड है। यदि मैं क्लास में आ जाऊँगा, मैं किसी का मर्डर करके आऊँ, तो तुम में से हर कोई आदमी एकदम घृणा वाली नज़रों से देख रहा होगा, मतलब कितना घटिया आदमी, किसी का मर्डर कर दिया है, या समझो कुछ भी गलत काम करके आ जाऊँ। लेकिन सोचो कि मैं एकदम सामने आऊँ, बताऊँ कि देखो यार मैंने बढ़िया के स्कैम कर दिया और देखो एकदम 25 लाख की कार खरीदी, तो कल सभी पूछ रहे होंगे सर बताओ क्या तरीका था, कहीं हमारी भी जुगाड़ जमा लो थोड़ी बहुत हो जाए। तो अपन को ऐसा लगता है वो अपनी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भ्रष्टाचार के संबंध में कौटिल्य के विचारों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो इंट्रोडक्शन दे देना कि इन्होंने अर्थशास्त्र में पूरी चीजें लिखी हैं भ्रष्टाचार के संबंध में। ठीक है, अब इनका सबसे पहला विचार क्या था कि राजा, ऑफिसर सभी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, या सभी के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। सुना होगा नेक्स्ट चीज कि ये हर किले में 3 आदमियों को पहुंचाते थे एक की जगह, पढ़ा होगा। जब भी ये कुछ भी एक मिशन में जाते थे तो हमेशा एक चीज के 3 हेड होते थे। क्यों? क्योंकि एक करप्शन करेगा, 2 करेगा, 3 कभी नहीं कर सकते, तीसरा आदमी इन्फॉर्मेशन पक्का लीक कर देगा। तो इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। अगली चीज इन्होंने अंग भंग जैसी सजाओं का प्रावधान किया था। म्यूटिलेशन इंग्लिश वाले लिख लेना, ये बॉडी के पार्ट म्यूटिलेटेड कर दिए जाते थे। यदि चोरी करी तो हाथ पैर काट दो, ज़्यादा करी तो आंखें बाहर निकाल लो, इस टाइप की सजाएं थी। अब तो कोई फायदा ही नहीं करने का, अब पता चली बेचारा जो नहीं कर रहा उसकी निकाल ली जाए दोनों आंखें, ये बहुत दिखता है दिन भर बैठ के। चलो नेक्स्ट लिखो। इनके समय जो सूचक हुआ करते थे, मतलब बेसिकली विसिल ब्लोअर या मुखबिर, तो सूचकों को भी गोपनीय अधिकारी का दर्जा दिया जाता था। मतलब जो अपने अभी आईबी और रॉ काम कर रही है ना, उस टाइप का उनके पास बढ़िया प्रॉपर जॉब होती थी और प्रॉपर सैलरी मिलती थी।
सूचकों को। और जो भाई साहब का लास्ट विचार है, तो उन्होंने बोला है कभी भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है बताओ, सम्राट जो अशोक थे वो कहाँ के गवर्नर थे? कहाँ के थे? उज्जैन के। तो वही था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ कि आप यदि पाटलिपुत्र के गवर्नर बैठा के बैठाओगे उनके लिए, घर के आदमी को घर में, तो हमेशा क्या होगा? हितों का टकराव होगा। तो आप बेटर के उस आदमी को घर में बैठने मत दो। तो जबकि पाटलिपुत्र के गवर्नर कौन थे? अमात्य थे। जबकि घर का बेटा कहाँ का गवर्नर था? दूसरी जगह का, ताकि कहीं भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली पॉसिबिलिटी ना बन पाए। तो इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध में इनके हो गए। ठीक है, और कंक्लूड ये कर सकते हो कि थोड़ा सा इनका पेसिमिस्टिक व्यू था या नकारात्मक व्यू था इनका भ्रष्टाचार के प्रति। इनको ऐसा लगता था भ्रष्टाचार को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ कम किया जा सकता है या फिर निरंतर में रखा जा सकता है। तो लास्ट में अपन ही लिख सकते हैं। चलो अगला आ जाओ। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारिवारिक उपायों का वर्णन लिख लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बेसिकली इनका एक कोटेशन है, बहुत डिटेल्ड स्पीच है उनका। इसमें एक्चुअली इन्होंने कंक्लूड ऐसा किया था कि यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट करना है तो उसको कहाँ से खत्म कर दो? परिवार से खत्म कर दो। यदि परिवार से वो चीज़ खत्म हो गई है तो अपने आप समाज से, और धीरे धीरे कहाँ से खत्म हो जाएगी? देश से। तो उन्होंने अपनी दीदी का एग्जाम्पल दिया था। आपको शायद याद होगा, किसी ने इनकी कहानी पढ़ी हो कि इनके पापा की बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाना था, तो पूरा खर्चा किसने उठाया था? इनकी दीदी और जीजा जी ने। तब इनने उस टाइम पे उन्होंने किया था कि यदि मेरे पापा मेरी दीदी को ना पढ़ाते तो आज दीदी पढ़ाई की वैल्यू ना समझती और आज मुझे नहीं पढ़ पाता। तो अल्टीमेटली पापा ने किसको पढ़ाया? दीदी को पढ़ाया। फिर पापा की डेथ के बाद मेरा खर्चा किसने उठाया? दीदी जीजा जी ने उठाया। तो वही इन्होंने बताया था कि यदि आप एक फैमिली का कल्चर बदलोगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी और पूरे देश का कल्चर बदलता जाएगा। चलो, अब पारिवारिक उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो परिवार क्या करते हैं? नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को। सेकंड चीज, परिवार उदाहरणों के द्वारा सिखाते हैं। शायद सभी लोग बचपन में पिटे हो गए लॉटरी खेलने पे। किसी ने लॉटरी खेली बचपन में? वो लॉटरी आती थी, घिस के लाते थे, उसमें यदि जो भी नंबर में लिखा मिल गया वो खिलौना मिलता था। मैंने एक बार खेली लॉटरी, मुझे मिल गया वो अपना वॉकमैन टाइप के आते, वो कैसेट लग के गाने सुनते थे जिसमें। मैं घर पे लाया तो मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी इनकम अर्न हुई है कि एकदम मैं घर पे गया, एकदम ऐसे पापा बैठे थे, जॉइंट फैमिली थी, पापा ऑफिस से आई नहीं थे, तो बड़ी दादी बैठी थी। तो वो कहती ये क्या लेके आ गए खरीद के बाजार से? मैंने कहा देखो आपके लिए गाने सुनने के लिए लेके आया हूँ। तो बोले कहाँ से आई? तो मैंने एकदम बहुत प्राइड से बताया। मैंने कहा 25 पैसे, चवन्नी बोलते हैं। मैंने चौन्नी की लॉटरी खोली थी, उसमें मिल गया। मुझे लगा दादी क्या बोलेगी, एकदम पीठ तपतपाएंगी। वो अंदर उठ के गई, वो लेके आई झाड़ू, सीख वाली, और वो दुकान हुई घर से 5 मिनट दूर। मुझे वहाँ था झाड़ू मारते हुए ले गई। पहले मुझे में दी, फिर 2 झाड़ू दुकान वाले में दी। बोले तो शर्म नहीं आती, इतने बच्चों को लॉटरी खिलवा रहे हो। तो उससे क्या समझ में आ गया बचपन से कि कुछ भी कर लो, क्या नहीं खेलना है? लॉटरी। तो बस वो लीड वाला एग्जाम्पल हो गया। वही दादी बोल देती कि क्या बेटा बढ़िया टैलेंटेड है, जाओ एक 25 पैसे एक चौन्नी हमसे ले जाओ, बस बढ़िया मैं बाहर पत्ते खेल रहा होता। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, बताओ, 2 बनने बता दिए। अगला उपाय क्या हो सकता है परिवार के? थोड़ा सोचो, परिवार कैसे कम कर सकते हैं इसके बाद? किसका? निष्काम कर्म का ज्ञान देके, धार्मिक शिक्षा देके। जो भी आप अन्य स्रोतों से आय लेके आ रहे हो जो अनैतिक हैं, तो परिवार उसको एक्सेप्ट ही ना करें। ठीक है। सेकंड चीज, परिवार में आप
चर्चाएं करके या ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ावा देके कि घर वाले बात करें बैठ के कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, अगली चीज़ बिल्कुल सही है, उपभोक्तावादी और भौतिकवादी संस्कृति के बीच में उचित संतुलन। बेसिकली बताया जाए कंज्यूमरिज्म में मेंटेलिटी में नहीं जाना है हमारे लिए। नेक्स्ट चीज, बच्चों को तार्किक रूप से सोचना सिखा के कि वो हर चीज़ को क्रिटिकली सोचें कि इस चीज़ से क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अगली चीज़, उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय शिक्षा प्रदान करके कि पैसा कमाने का तरीका क्या हो सकता है, बचत भी एक तरीका हो सकता है, या हम उसको सही तरीके से निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, उससे भी हम पैसा बना सकते हैं। लिखा। अगली चीज, समानुभूति या सहानुभूति की भावना को बढ़ा के कि ये बताएं कि हमारे एक गलत काम से कितने लोगों के साथ बुरा हो सकता है। तो तुम सोचो यदि किसी ने अपने साथ किया तो हमारे लिए कैसा लगेगा। लिखा। और लास्ट में यदि कंक्लूड करना है तो लिख दो कि बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आदमी का एप्टीट्यूड और दूसरा क्या होता है, एटीट्यूड। तो हम एप्टीट्यूड चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन एटीट्यूड बहुत आसानी से चेक हुआ जाता है। और जो बच्चे का स्टार्टिंग इनिशियल एटीट्यूड होता है वो 40% या 50% कहाँ से आता है, फैमिली से। तो जैसी वैल्यूज़ फैमिली प्रमोट करेगी अल्टीमेटली वो उस टाइप का सिटीजन अपने यहाँ पे बनता जाएगा। इवन बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च ये बोलते हैं कि जो भी किसी बच्चे का एटीट्यूड होता है वो 40% ना उसकी जन्म लेने के पहले बन जाता है। इसलिए अपने यहाँ पे मतलब बेसिकली फॉरेन कल्चर में नहीं है, इंडियन कल्चर में तुम किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, अपने यहाँ पे ना गर्भधारण का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। कि सुनाई जाती बच्चे को कि अपने बोलते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में बच्चे को कहानियाँ सुनाओ, ये चीज़ें करो, नैतिक शिक्षाएँ दो। अभिमन्यु वाली कहानी सबको पता होगी। तो ये मानते हैं लगभग 40% आदमी का एटीट्यूड या मनोवृत्ति कहाँ बन जाती है, उसकी माँ के पेट के अंदर। तो इससे अपन इस टाइप से कंक्लूड कर सकते हैं। चलो 20 नंबर वाले पे आ जाओ। अब ये जो 20 नंबर वाले हैं तो मेरी पर्सनल एनालिसिस ऐसी है कि ये बहुत ही ना यार गैम्बल वाले क्वेश्चंस हैं कि मतलब 5 नंबर और जो 20 नंबर में क्वेश्चन पूछते उसमें कोई बहुत अंतर नहीं रहता है। मतलब 20 नंबर के साथ में हम 4-5 पेज दें कि आदमी कुछ क्रिएटिविटी दिखा पाए, और वही क्वेश्चन आ जाए कि यूएन की प्रस्तावना क्या है, तो फिर उसमें आदमी क्या ही लिखेगा 20 नंबर में। तो यदि ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो बढ़िया बहुत लिखो इथिकल वैल्यू के साथ, और क्लोज एंडेड आ रहे हैं तो भी कोशिश करो कि थोड़ा सा हम उसको एथिक्स के साथ लिंक करते जाएं। चलो अब जैसे ये वाला आ जाए, बताओ इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है और यदि तुम सीधे के सीधे इसके मूल्यांकन के पे जाओगे तो मेरे हिसाब से अधिकतम तुम 10-15 लाइन में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इससे तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो बताओ स्टार्टिंग कैसे कर सकते, थोड़ा सोचो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। ठीक है, ये 2-3 लाइन हो गई। फिर अगली चीज कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार क्या है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगली चीज इसके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले इंडेक्स, तो वो अपने वो लिख दिया। चलो फिर अपन आ रहे हैं कार्यों के मूल्यांकन पे। तो पहले अपन किस पे आ जाएंगे, इसके सकारात्मक पे। तो बताओ सबसे पहले सकारात्मक क्या हो जाएगा कि विश्व के देशों की रैंकिंग या सूचकांक बनाता है, तो इससे पता चल जाता है कि कोई भी देश या अर्थव्यवस्था कितनी कुशल या अकुशल है। पहला रोल तो इसका ये हो जाएगा। सेकंड चीज, विश्व भर में ये अवेयरनेस को बढ़ाती है या जागरूकता को बढ़ावा देती है भ्रष्टाचार के प्रति।
लिखा। अगली चीज, ये रिसर्च और डेटा को बढ़ावा देती है। लिखा। चलो अगली चीज, जो भी उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है ना, उसमें ये बताता है कि यदि भारत में भ्रष्टाचार है तो किस विभाग में ज़्यादा है, किस राज्य में ज़्यादा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो अपने आप ना जो भी विभिन्न जगह की सरकारें होती हैं उनको ना एक तरह से एक मार्ग मिल जाता है कि हमें अब किन क्षेत्रों में काम करना है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, या हमें किस प्रकार की नीतियाँ योजनाएं बनानी ताकि भ्रष्टाचार क्या होता जाए, कम होता जाए। अगली चीज, ये एंगेजमेंट को बढ़ाता है, विभिन्न सरकारों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, विभिन्न कंपनियों को आपस में जोड़ता है, सिटीजन को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट चीज, समय समय पे इसके द्वारा कैंपिंग किए जाते हैं। कैंपेन को हिंदी में आंदोलन बोलेंगे एग्जैक्टली क्या? नहीं, आंदोलन तो नहीं बोलेंगे, अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है। अगली चीज, जो भी हमारे यहाँ विसिल ब्लोअर्स हैं, मुखबिर होते हैं, उनको सम्मान करता है, अवार्ड देता है। लिखा। नेक्स्ट चीज, सिटीजन एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है, लोगों को जोड़ता है। किस प्रकार से जोड़ता है कि जैसे ये हर साल ना कंपनीज की रैंकिंग देता है कि ये कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम करती हैं। जैसे टाटास के बारे में तुमने सुना होगा कि ये टाटास को पिछले 5 साल में 4 बार फर्स्ट अवार्ड मिला हुआ है कि ये लोग गवर्नमेंट जब भी डीलिंग एंगेजमेंट करते हैं तो ये लोग हमेशा प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं, बैक चैनल टॉक्स कभी नहीं करते हैं। तुम जैसे देखना इंडिया में 4, 5, 6 कंपनियां हैं ना जो कभी भी करप्शन या किसी भी प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में तुम्हारा कौन सा हो गया, TCS और इन्फोसिस हो गया, ठीक है, तब कभी नहीं मिलेगा। सेम तुम्हारा कोर में देखना L&T हो गया, तो L&T ना 1.5-2% में प्रोजेक्ट उठा लेती है। मतलब और लोग जिस प्रोजेक्ट को 100 का प्रोजेक्ट 105 में करते हैं, L&T उसको 98 में कर देती है। रीजन क्या है? वो कभी भी किसी के लिए कुछ भी ऑफरिंग नहीं देती है। ये लोग सब क्या करते हैं? अपनी इथिकल वैल्यूज पे चलते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को कौन बढ़ावा देता है? अपने लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बताता है कि ग्रेट प्लेस टू वर्क, दिस थिंग, दैट थिंग, तो अपने आप चीज़ें बढ़ती जाती हैं। चलो अब अगली चीज़ कि इसमें नेगेटिव क्या हो जाते हैं, कि इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। तो बेसिकली ये ना एक तरह से जानकारी देने वाली संस्था है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है या कोई भी एनफोर्समेंट के पावर नहीं है कि ये चीज़ों को बाध्यकारी बना पाए या भ्रष्टाचार को एकदम रोक पाए। सेकेंड चीज, ये ना वन साइज फिट अप्रोच पे चलती है, हर कंट्री को एक समान रूप से देखती है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम फ्रांस की बात करें और यदि हम बुर्किना फासो की बात करें तो दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का समाज अलग है, दोनों के लोगों का आर्थिक स्तर अलग है, तो आप सबको एक समान नजरिए से नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट चीज, ये ना करप्शन रियलिटी इंडेक्स नहीं लाता है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लेके आता है। तो परसेप्शन ना व्यक्ति से व्यक्ति में बदल जाता है। तो बेसिकली जिसको ये बोल रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार है, तो वाकई में वो इतना भ्रष्टाचार है कि नहीं, कोई ग्राउंड लेवल पे इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट चीज कि ये पश्चिमी देशों के लिए बायस होता है, हमेशा उनकी रैंकिंग हमेशा अच्छी रखी जाती है, जबकि एशियाई और अफ्रीकन देशों की रैंकिंग हमेशा कम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, पूरा असेसमेंट इसका थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, खुद के कोई एम्प्लॉय नहीं होते हैं इनके कि इनको ठेका दे दिया, उनको ठेका दे दिया, तो उस वजह से बोगस डेटा आ जाता है सामने कई बार। लिखा। चलो अब लिख रहे वे फॉरवर्ड, कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ना
के लीगल फ्रेमवर्क को बढ़ावा दें और सभी देशों में एक समान रूप से। तभी तो आप उसको जज कर पाओगे ना कि सभी देशों में एक समान रूप से लीगल फ्रेमवर्क को बढ़ावा दे। नेक्स्ट चीज, तकनीक का उपयोग को बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट चीज, जो रिपोर्टिंग हो वो खुद के इन हाउस स्टाफ के द्वारा हो। और लास्ट में वन साइज फिट की जगह है ना, कंट्रियों को 5-6 ग्रुप में बांट दे कि भाई कोई पुरानी डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप के बाद आई है, किसी का कल्चरल वैल्यूज अलग हैं, ताकि समझ में आए कि एग्जैक्ट चीज़ें क्या हो रही हैं, और बाद में उसके लिए क्या कर दे, नॉर्मलाइज कर दे रिपोर्ट को बनाने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट क्या लगता है, सीपीआई को बहुत ज़्यादा भाव देती है कि नहीं देती, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को नहीं देती है। तो गवर्नमेंट का कहना ऐसे ही था कि हम इसलिए इनको भाव नहीं देते हैं, इसके इंडेक्स को इसलिए बहुत वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि पानी के अंदर मछली से ज़्यादा तेज कौन तैरे, खरगोश तैरे। तो बोले तो अलग चीज़ें हैं। तो इंडिया की अलग लेगेसी है और स्वीडन की अलग लेगेसी है। तो आप स्वीडन को फर्स्ट दो, इंडिया को यदि 100 दो, तो दोनों का कंपेरेटिवली स्केल ही अलग है। वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। आप ऐसा करो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर जज करो, बाद में क्या कर दो, उसको नॉर्मलाइज कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लोकपाल और लोकायुक्त। तो भाई राम कहानी लिख देना है सबसे पहले कि 2013 में लाया गया, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, ठीक है। अब फिर अपन क्या करेंगे, इसको ना जब विवेचना करना चालू करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा, लोकपाल, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, लोकायुक्त, ठीक है। तो जो कॉमन हेडिंग्स लिखनी है, पहली चीज़ तो संरचना दोनों में जो अपन लिखेंगे, कंपोजिशन क्या है। फिर सेकंड चीज़ ज्यूरिसडिक्शन या इनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। तो बस लोकपाल दोनों चीज़ ध्यान रखना। लोकपाल में क्या लिखना है तुम्हारे लिए, प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हैं, ठीक है। बस एक चीज़ लिखना कि यदि प्रधानमंत्री पे इंक्वायरी होती है कभी, ठीक है, ठीक है, तो वो गोपनीय तरीके से होगी, और यदि झूठी पाई गई है तो उस आदमी को सजा होगी। बस ए पॉइंट तुम्हारे स्पेसिफिकली मेंशन कर देना, सिर्फ पीएम के लिए वो कंडीशन है। नेक्स्ट चीज, अगला जो दोनों में कॉमन लिखना है, कंप्लेंट मैकेनिज्म या शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है। अगली चीज, जांच करने की शक्तियां। नेक्स्ट चीज, प्रोसिक्यूशन या केस चलाने का जो तरीका है वो किस टाइप से होगा। और दोनों में 2-2, 3-3 क्या लगता है जाना इनकी शॉर्ट कमिंग्स। तो प्रॉब्लम क्या है इनके साथ साथ, तो यदि अपन दोनों की बात करें तो एक तो दोनों के साथ क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, बहुत देर से हुआ है। सेकंड चीज़, यदि हम लोकपाल की बात करें तो 2013 से लेके बनने के बाद तक इसने एक भी कोई सिग्निफिकेंट केस नहीं उठाया है, सिर्फ एक तरह से काम चल रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है कागजी, ठीक है। चलो जैसे अपन फिर आएंगे लोकायुक्त में, तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, राज्य से राज्य जाने पर इसका कंपोजिशन क्या हो जाता है, बदल जाता है। सेकंड चीज़, लोकायुक्तों की और उप लोकायुक्तों की समय पे नियुक्तियां नहीं होती हैं। और अगली चीज़ कि ज्यूरिसडिक्शन क्लियर नहीं होता है कि सेम केस ईओडब्ल्यू के पास भी जा सकता है, सेम लोकायुक्त के पास भी जा सकता है, सेम तुम्हारे यहाँ पे सीबीआई भी आ सकती है, सेम ईडी भी आ सकती है। तो ये पता ही नहीं है कि इस केस पे किसको काम करना चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है, एजेंसी वर्सेस एजेंसी हो जाता है। जैसे तुम लोग को यदि किसी को थोड़ा सा याद हो, मतलब करप्शन का ना है वो दूसरा केस है, भीमा कोरेगांव इंसिडेंस याद होगा। तो जब तक महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी बीजेपी रूल, तो केस को कौन देख रही थी, एनआईए। फिर जैसे महाविकास अघाड़ी एमपी की गवर्नमेंट आई
तो उसको किसने देखने लगी, स्टेट की CID, तो उनकी आपस में टसल चालू हो गई। लास्ट ईयर का सेम में राजस्थान वाला एक केस याद होगा उदयपुर में, एक केस का मर्डर हो गया था। तो पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने चालू किया, फिर उसमें CBI, अल्टीमेटली किसने चालू कर लिया, NIA है। तो सेम केस पे 3 अलग अलग रिपोर्टें आ जाती हैं, तो लोगों का पब्लिक ट्रस्ट नहीं जाग पाता है कि चीज़ें सही हो रही हैं कि गलत हो रही हैं। चलो सबसे लास्ट में आ जाओ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अधिसमय का वर्णन कीजिए। चलो कितने लोग वर्णन कर पाए? अच्छा, मतलब 5-6 लोग पे आ रहा है। बताओ जिन्होंने वर्णन किया है कैसे किया, थोड़ा बहुत। किसी को सुनाई नहीं दे रहा, बताएं। ऐसा लोग बस तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें खराब ना लगे। एक मिनट, मतलब ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, हर रेट मत होना, सिर्फ मुझे सुनाई नहीं दे रहा, किसी को नहीं दे रहा, ऐसा बता दो। तेज बोलो, रुचिता थोड़े से। हाँ आप डर गए एकदम, सब खौफ में है। ठीक है, आलोचना कर दी है। चलो क्या लिखा है? हाँ सृष्टि, अरे तो सम्मेलन तो ही होगा, तभी तो बना है। ठीक है, अच्छा ये भी याद है किस अध्याय में क्या है? क्या बात है, वो पीयूष सर वाली किताब पढ़ ली इसने? उसमें लिखा है सबसे लास्ट में, किसी ने पढ़ी है क्या? चलो, तो 2-4 चीज लिख रही थी, एक तो 2003 लिख दिया होगा। अगली चीज फोर्स में आया 2005 से। चलो अब इसका वर्णन करना है, तो वर्णन में लिखते जाओ, कुछ कुछ चीजें अपन को हेडिंग वाइज लिखते जाएंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे लाने के। ठीक है, अगली चीज एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म इसमें क्या है, क्रिमिनलाइजेशन वाली चीज क्या क्या है इसमें। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर एक प्रावधान है कि हर जो भी देश हैं उन सबको इसको मानना है, और भ्रष्टाचार के कार्यों को क्या करना है वहाँ पे, कानूनी रूप से अनैतिक या इलीगल एक्टिविटीज़ को बना के रखना है, करप्शन को। तो इसमें ये चीज़ दी हुई है। अगली चीज़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाला डायमेंशन एक ऐड करनी है। नेक्स्ट चीज़ वही प्रॉपर्टी अटैचमेंट और अटैच और असेट को रिकवरी का प्रोविजन है कि यदि आपने भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाई है तो सरकार क्या कर सकती है, उसको अपने पास अटैच कर सकती है, और यदि जिन भी लोगों को आपने घाटा पहुंचाया तो संपत्ति को बेच के उनको क्या की जाएगी, उसकी खानापूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट चीज विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट सब कंट्रियों को बनाना जरूरी है इसके अकॉर्डिंग। अगली चीज ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करता है कि कॉरपोरेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। अगली चीज इसमें एक रिव्यू मैकेनिज्म है, उसके अनुसार हर कंट्रियों को एक निश्चित समय के बाद अपनी रिपोर्ट को देना है कि हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रियों को अपने नियम कानून बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अगली चीज अधिकारियों को और न्यायिक तंत्र को समय समय पे प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट चीज मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल ऑफेंस बनाती है। लिख लिया मनी लॉन्ड्रिंग, क्या बोलेंगे हिंदी मनी लॉन्ड्रिंग को? धन, ठीक है जो भी अच्छा ही होगा लिख लो। लिखा। नेक्स्ट चीज लिख लो FATF को और दृढ़ बनाती है, FATF के साथ काम करने की चीजों को।
चलो, और सेकंड लास्ट लिख लो, खेलों में और न्यायिक तंत्र में भी भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देती है कि इन दोनों को मजबूत कैसे किया जाए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खेलों में और न्यायिक तंत्र में। और सबसे लास्ट में लिख लो, समय समय पर रिपोर्टें प्रस्तुत करती है। उसमें से एक रीसेंट रिपोर्ट थी जो 2013 में आई थी, उसने बताया था कि हर देश की सरकार को एक पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए कि सामान की खरीदी बिक्री कैसे होगी। तो ये तुमने सुना होगा GM पोर्टल जो बनाया गया है, तो वो उसी रिकमेंडेशन का एक भाग है ताकि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सके। चलो, लिखा है। अब सबसे लास्ट में अपन जब कंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को और जोड़ा जाना चाहिए। तो पहली चीज़ कौन सी जोड़ी जानी चाहिए कि अब जो भी अपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटी या करप्शन वाले, वो किस में हो रहे हैं, क्रिप्टो के फॉर्म में। तो इन चीज़ों को भी इसमें लिंक किया जाना चाहिए। क्रिप्टो वाली चीज़ को जोड़ा जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। सेकंड चीज़ कि बेसिकली ना इसके लिए एज अ UN बॉडी बैठना बहुत टफ हो जाता है, तो इनको कुछ रीजनल ग्रुप्स बना देने चाहिए जिस पे कंट्री काम करे करप्शन रोकने के लिए। लास्ट चीज, इन्होंने ना ट्रेनिंग कंपोनेंट को रखा है बट इन्होंने एजुकेशनल कंपोनेंट को नहीं रखा है। तो इसमें एक शिक्षा वाला कंपोनेंट आना चाहिए कि बेसिकली ऐसा हर देश के लिए बाध्यकारी हो जाए कि वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक या 5वीं से लेकर 8वीं तक भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को, इन चीज़ों को ऐड करे अपने में, ताकि लोगों का एक परसेप्शन चेंज होना चालू हो जाए करप्शन के लिए। बस इतनी चीज़ें बहुत हैं।